हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत शानदार होंगे और बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई को कर रहे होंगे। बच्चों, मैं आपका भाई नीरज यादव स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार तैयारी विद नीरज में। बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि पहली क्लास सैटरडे को हम लोग को क्लास 10th की वास्तविक संख्याओं की फर्स्ट क्लास हुई थी। कल संडे था तो वीडियो आपका नहीं मिल पाया आपको। आज मंडे है तो मैं आपके समक्ष क्लास लेके उपस्थित हुआ हूँ। बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने सैटरडे डिस्कस किया था कि वास्तविक संख्याएं होती क्या है, तो वास्तविक संख्याओं में सबसे पहले हम लोगों ने सम्मिश्र संख्याओं की बात की थी कि वास्तविक संख्याएं बनी किससे हैं। तो हम लोगों ने बात किया कि सम्मिश्र संख्याएं जो होती हैं वो वास्तविक और काल्पनिक संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं, और सम्मिश्र संख्याओं का जो रूप होता है वो a+ib के रूप का होता है, जिसमें a आपका वास्तविक संख्या रहता है और ib आपका जो रहता है वो काल्पनिक संख्या रहता है। हमने आपको बताया था कि i जो होता है इसको आयोटा बोलते हैं, और आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो आपका 1 के इक्वल होता है, और आयोटा की जो वैल्यू होती है √-1 के इक्वल होती है। इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। वास्तविक भाग को भी थोड़ा सा डिस्कस किया था और काल्पनिक भाग की पूरी चर्चा कर ली थी। तो ये जो a लिखा हुआ है यही वास्तविक संख्याएं होती हैं, और वास्तविक संख्याओं को हम लोगों ने डिवाइड किया था। तो जब वास्तविक संख्याओं की हम लोग बात कर रहे थे कि वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, तो हमने आपको बताया था कि ऐसी संख्याएं जिनको हम लोग नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं वे सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। और वास्तविक संख्याओं को फर्दर हम लोगों ने दो भागों में विभाजित किया था। तो एक भाग हमारा हो गया था जिसको हम लोगों ने दशमलव कहा था, और दशमलव को डेसिमल कहते हैं, और साथ में हम लोगों ने भिन्न की बात की थी, फ्रैक्शन जिसको बोलते हैं। और इस साइड आपका जो सेकंड पार्ट था जिसको सेकेंडली डिवाइड किया गया था वो आपका पूर्णांक हो गया था, जिसको हम लोग इंटीजर बोलते हैं। दशमलव को आप डेसिमल कहते हैं और भिन्न को आप फ्रैक्शन कहते हैं। डेसिमल को भी फर्दर हम लोगों ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक हमारा हो गया था शांत दशमलव प्रसार, और एक आपका हो गया था अशांत दशमलव प्रसार। यहां तक की सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा दी थी। मैंने आपसे कहा था कि शांत दशमलव प्रसार ऐसे दशमलव प्रसार होते हैं जो जिनका रिमाइंडर 0 हो जाता है तो वो शांत दशमलव प्रसार के अंतर्गत आते हैं, और जिनका रिमाइंडर 0 नहीं होता है वो अशांत दशमलव प्रसार के अंतर्गत आते हैं। अशांत दशमलव प्रसार को हम लोग को डिस्कस करना था। अशांत दशमलव प्रसार 2 प्रकार का होता है। एक तो आपका अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होता है, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, इंग्लिश में इसी को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। और दूसरा होता है बच्चों अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। बच्चों, अशांत अनावर्ती को लिखते हैं हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। क्या लिखते हैं बेटा? मैंने शॉर्ट में लिख दिया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। अब ये होते क्या हैं, इनके एग्जाम्पल क्या होते हैं, वो सारी चीज़ों की चर्चा हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग देखेंगे अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार क्या होता है। मैंने आपको शांत दशमलव प्रसार में बताया था कि शेषफल आपका 0 हो जाएगा अगर कोई भी फ्रैक्शन को हम डिवाइड करते हैं। रिमाइंडर अगर हमारा 0 हो जाता है यानी पूरा भाग चला जाता है, यानी और बार भाग नहीं ले जा सकते, तो वो दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार के अंतर्गत आ रहे थे। जब पूरा भाग नहीं जा रहा था, फर्दर हम भाग ले जा पा रहे थे, तब उसको हम लोगों ने अशांत दशमलव प्रसार के अंतर्गत रखा था। लेकिन अशांत दशमलव प्रसार को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार और दूसरा है अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको ये चीज समझने की आवश्यकता है कि अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार क्या है और अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार क्या है, क्योंकि दोनों आए किसके अंतर्गत है? अशांत दशमलव प्रसार के अंतर्गत आए हैं, यानी कि हम कह सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के अंतर्गत आए हैं। अब यहां समझेंगे, नाम से ही क्लियर हो रहा है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार,
या इंग्लिश में अगर देखेंगे तो और आसानी से आपको समझ में आ सकता है, रिपीटिंग शब्द किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी पुनरावृत्ति बार बार हो रही हो। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब किसी भी भिन्न को हम लोग डिवाइड करते हैं, तो अगर हमारा जो भागफल आ रहा है वो एक ही संख्या बार बार आ रही है, तो उस प्रकार के दशमलव प्रसार को हम लोग लिखेंगे अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार में। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखने का प्रयास करें अगर, तो हम लोग कह सकते हैं हमारा जो एग्जाम्पल है वो 1/3 का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। उदाहरण में हम लोग 1/3 लिख सकते हैं। अब 1/3 को अगर हम देखना चाहें तो हम यहाँ कह सकते हैं कि हमें डिवाइड किससे करना है, 3 से, और डिवाइड करना किसमें है, 1 में करना है। तो ये तो 3 हो गया और यहाँ पे 1 हो गया। तो प्यारे साथी यहाँ देख पा रहे होंगे इस बात को कि 3 जो है बड़ा है वो 1 छोटा है। तो यहाँ पे 0 बार आप ले जाओगे, यहाँ 0 लिखोगे, माइनस कर लोगे, 1 से 0 माइनस कर दोगे तो 1 आएगा। और जैसे ही दशमलव यहाँ लगाओगे आप कहोगे ये 10 हो गया, 3 बार भाग जाएगा तो आपका ये 9 आ गया, माइनस करोगे तो 1 आ गया। चूंकि दशमलव लगा है तो यहाँ फिर से आपका क्या हो जाएगा, 0। फिर से आप 3 बार ले जाओगे, फिर से आप 3 बार ले जाओगे, तो जैसे ही 3 बार ले जाओगे तो यहाँ 9 हो जाएगा। फिर से आपका 1 आया, फिर से यहाँ दशमलव लगा है तो यहाँ आपका 0 हो गया, यानी 10 हो गया। फिर से 3 बार ले जा सकते हैं तो यहाँ फिर 9 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो आप 1 आ जाएगा। ऐसे आप देख रहे हैं यहाँ बार बार रिमाइंडर कितना आपका बच रहा है, 1 बच रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे संख्या 3 की पुनरावृत्ति हो रही है। तो वही चीज लिखा है, पुनरावृत्ति कह ले या आवर्ती कह ले, दोनों का मतलब एक ही होता। और रिपीटिंग से क्लियर समझ हो रहा है कि बार बार संख्या का रिपीटेशन हो रहा है। तो हम यहां से कह सकते बेटा कि एक एग्जाम्पल तो हमारा 1/6 हो गया, 1/3 हो गया, और 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.333 एंड सो ऑन। अब इसमें बेटा हम लोग पहले पूर्व कक्षाओं में सीख चुके हैं कि अगर कोई भी संख्या बार बार आ रही है तो उसको हम लोग बार लगा के रोक सकते हैं। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं 0.3 बार। ये जो 3 के ऊपर चिन्ह बना दिया गया है इसी को बेटा बार लिखते हैं। अभी दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो हम लोग लिख सकते हैं बेटा, ये तो फर्स्ट एग्जाम्पल आपका हो गया। सेकंड एग्जाम्पल की अगर बात करें तो हम लोग लिख सकते हैं 2/9। अगर 2/9 की बात करें तो आप 2/9 यहां देख लीजिए कि हमको डिवाइड करना है 9 से, और किस में डिवाइड करना है, 2 में। तो आप देख रहे हैं कि 9 बड़ा है और 2 आपका छोटा है, तो भाग तो जाएगा नहीं, तो ना जाने की 0 लगा लेंगे, यहाँ 0 हो जाएगा, माइनस कर देंगे तो 2 आ जाएगा आपका। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ जैसे ही पॉइंट लगाएंगे यहाँ आपका 0 हो जाएगा, और 2 बार भाग ले जाएंगे तो 9 दूनी 18 हो गया, फिर 2 आपका बचा, फिर दशमलव लगा है तो आपका 0 आ जाएगा, फिर 2 बार भाग ले जाएंगे तो ये 18 हो गया, माइनस करेंगे फिर 2 आ जाएगा, फिर दशमलव लगा है 0 हो जाएगा, फिर 2 बार भाग ले जाएंगे 18 हो गया। तो यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हैं कि जो हमारे पास 2 भागफल के रूप में आ रहा है वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो बार बार जब रिपीट हो रहा तो ये भी हो गया 0.222, यही तो हो गया, एंड सो ऑन। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.2 बार। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? कहने का मतलब है कि जब संख्याएं एक ही संख्या बार बार रिपीट होगी तो उसको हम लोग कहाँ रखेंगे, रिपीटिंग डेसिमल में रखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल में रखेंगे। तो ये बात आई होप क्लियर होगी। आगे हम लोग बात करेंगे अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार की। तो यहाँ पे बच्चों देख रहे हैं कि संख्याएं बार बार रिपीट हो रही हैं, लेकिन यहाँ पे संख्या बार बार रिपीट नहीं होगी। इसका एक निश्चित प्रक्रम है। निश्चित प्रक्रम कहने का मतलब है, इसके उदाहरण की अगर आप बात करेंगे तो हम अगर आपसे बात करते हैं, एक छोटी सी उदाहरण की बात करते हैं √2 की। तो √2 की जब आप बात करते हो, √2 की जब आप बात करते हो तो √2 की जो वैल्यू होती है वो आप कह सकते हैं 1.414213 एंड सो ऑन होती है। आप अगर देख रहे हैं तो कभी भी जो अंडर रूट की वैल्यू है ना, पूर्णतया मान नहीं निकाला जा सकता, उसमें संख्याएं अलग अलग आती हैं। तो जब संख्याएं आ रही हो, रिपीट हो रही हो, बट अलग अलग संख्याएं रिपीट हो रही हो, तो इस प्रकार की संख्याओं को हम लोग रखते हैं अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार में। √2 हो गया, √3 आप लिख सकते हैं, इसी के साथ में 1.717384 एंड सो ऑन। √5 को भी लिख सकते हैं आप, √7 को भी लिख सकते हैं। या एक और उदाहरण होता है, बहुत शानदार उदाहरण है, जैसे हम कहें आपसे कि 0.10100100 एंड सो ऑन।
ये सबसे खूबसूरत एग्जाम्पल है आपका अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार का, जो सबसे ज्यादा आपसे पूछा जाता है क्लास 10th में। तो ये आपका अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार हो गया बच्चों, और ये आपका अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार हो गया। तो मैंने आपको क्या बताया, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार वे दशमलव प्रसार होते हैं जिनमें संख्या एक ही बार बार आती है। और अनावर्ती दशमलव प्रसार कैसे होते हैं, दशमलव के बाद में संख्याएं अलग अलग आती हैं। तो अगर संख्या एक ही आ रही है तो हम कहेंगे आवर्ती दशमलव प्रसार है, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। और संख्या अगर अलग अलग आ रही है दशमलव के बाद तो हम कहेंगे अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार है। यानी बात अगर कर लें हम अशांत आवर्ती की या अशांत अनावर्ती की, संख्याएं इनफाइनाइट टाइम तक डिवाइड हो सकती हैं, इसीलिए इनको अशांत डेसिमल में रखा गया है। क्योंकि संख्याएं फर्दर पूरी तरह से डिवाइड हो ही नहीं रही, और जो संख्याएं पूरी तरह से डिवाइड हो जाती हैं उनको हम लोग शांत दशमलव प्रसार के अंतर्गत रखते हैं। अभी इतनी बात में कोई समस्या आपको होगी नहीं। अगर कहीं भी कोई समस्या महसूस होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बच्चों, हम लोगों ने दशमलव प्रसार पढ़ लिया है, शांत दशमलव प्रसार भी पढ़ लिया है, अशांत दशमलव प्रसार भी पढ़ लिया है। और अशांत दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार और अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। सबको पढ़ भी लिया है और सबको पहचानना भी सीख लिया है। बच्चों, यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है। वो क्वेश्चन इस प्रकार का होता है कि जो शांत दशमलव प्रसार है, जो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है और जो अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार है, ये किस प्रकार की संख्याएं होती हैं। कहने का तात्पर्य है कि ये संख्याएं क्या परिमेय होती हैं या अपरिमेय होती हैं। तो छोटी सी बात है, समझने का प्रयास करिएगा। बाकी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मैं आगे डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो बेटा परिमेय संख्या की बात करते हैं। तो परिमेय संख्या की जो डिफिनीशन होती है परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या बेटा तीन कंडीशंस को फुलफिल करनी चाहिए। मैं शॉर्ट में आपको पढ़ा रहा हूं, अभी आगे हम लोग और डिस्कस कर लेंगे इस विषय में। तो बेटा पहली कंडीशन होती है कि संख्या हमारी p बाई क्यू के रूप में होनी चाहिए। अगर संख्या हमारी p बाई क्यू के रूप में है तो संख्या हमारी परिमेय संख्या है। दूसरी कंडीशन है कि बेटा q का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, q डज नॉट इक्वल टू 0। और बेटा थर्ड कंडीशन हमारी है कि p और q दोनों बेटा पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक क्या होते हैं मैं आगे आपको समझाऊंगा। पूर्ण अंक जिन्हें बोलते हैं वही पूर्णांक होते हैं। तो पहली कंडीशन है कि संख्या p बटा q के रूप में होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन है बेटा q का मान कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन है कि p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। अगर कोई भी संख्या इन तीन कंडीशन को फुलफिल करती है तो वो बेटा परिमेय संख्या होगी। अब आप शांत दशमलव प्रसार की तरफ आए। मैंने आपको एग्जांपल में 1/2 बताया था। अब कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाई कराने का प्रयास करिए, p बाई क्यू के रूप में है तो आप कहेंगे बिल्कुल है। कंडीशन दूसरी सेटिस्फाई कराने का प्रयास करिए तो आप कहेंगे q डज नॉट इक्वल टू 0 है, q का मान 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब सेकंड कंडीशन भी फुलफिल हो रही। और थर्ड कंडीशन है p एंड q आर इंटीजर, p और q पूर्णांक होने चाहिए। देखिए p और q दोनों पूर्णांक हैं। इसका मतलब शांत दशमलव प्रसार की जो संख्याएं होंगी ना बच्चों, वो परिमेय संख्याएं देंगे। एक और एग्जांपल के माध्यम से समझ लीजिए, 1/5 लिख लीजिए। पहली कंडीशन देखिए संतुष्ट हो रही है, p बाई क्यू के रूप में लिखा हुआ है तो आप कहेंगे बिल्कुल p बाई क्यू के रूप में लिखा हुआ है। दूसरी कंडीशन क्या है बेटा, q का मान 0 नहीं हो सकता। तो यहाँ पे देखिए q के स्थान पे कितना लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, यानी q का मान 0 नहीं है। तीसरी कंडीशन बच्चों देखेंगे, कह रहा p और q दोनों पूर्णांक है। तो बेटा यहाँ पे देखो p और q दोनों के दोनों पूर्णांक ही तो हैं। मतलब साफ हो गया है कि जो हमारे शांत दशमलव प्रसार होते हैं ना बेटा, ये दशमलव प्रसार हमेशा परिमेय संख्याएं देंगे, परिमेय संख्याएं देंगे। बात आई क्लियर, आई समझ में? बेटा दूसरी की बात कर लेते हैं, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार के एग्जाम्पल देखिए, 1/3 लिखा हुआ है। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कराने का प्रयास करिए, p और q p बाई क्यू के रूप में लिखा हुआ है तो आप कहेंगे बिल्कुल लिखा हुआ है। सेकंड कंडीशन है q डज नॉट इक्वल टू 0, q का मान कभी भी शून्य के बराबर नहीं हो सकता। तो q का मान देखिए बच्चों शून्य के बराबर नहीं है। थर्ड कंडीशन है कि p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। तो देखिए p और q दोनों पूर्णांक हैं। आगे देखिए सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं तो बेटा 2/9 लिखा है, 2/9 लिखा है ना। अब 2/9 लिखा है, इसका मतलब p बाई क्यू के रूप में तो है। सेकंड कंडीशन है q का मान कभी 0 नहीं हो सकता, q का मान 0 नहीं है। थर्ड कंडीशन है बच्चों कि कभी भी p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। तो p और q दोनों पूर्णांक है। इसका मतलब क्या है बच्चों
कि जो हमारी अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है ना, ये भी परिमेय संख्याएं देती हैं। बच्चों, हम लोगों ने ये चीज़ देख लिया है कि शांत दशमलव प्रसार परिमेय संख्याएं होती हैं और अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार भी परिमेय संख्याएं देती है। तो थर्ड चीज़ हम लोग को देखनी है कि बेटा अपरिमेय संख्याएं क्या होती है। तो अपरिमेय संख्याएं देखेंगे। अपरिमेय संख्याएं, मैंने अभी एक चीज़ आपको बताई है कि परिमेय संख्याएं क्या होती। मैंने कहा जो पहली कंडीशन p/q, पहली कंडीशन क्या है परिमेय संख्या होने की कि p/q के रूप में होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन है p एंड q आर इंटीजर, p और q दोनों के दोनों पूर्णांक होने चाहिए। अगर कोई भी संख्या इन 3 नियमों का पालन करती है तो संख्या परिमेय संख्या है, और अगर इन तीनों नियमों का पालन नहीं करती है तो संख्या परिमेय संख्या नहीं है। तो हम इन शॉर्ट इसको बोल सकते हैं कि अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, या फिर ऐसी संख्याएं जो परिमेय संख्याओं का के नियमों का पालन नहीं करती हैं, वे संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो बच्चों यहाँ से 2 नोट पॉइंट निकल के आते हैं, वो 2 नोट पॉइंट को लिखेंगे। देखिए हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हम लोग कहेंगे, हम लोग यहाँ से कहेंगे, नोट बना के लिखेंगे कि शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार और अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार परिमेय संख्या के रूप का होता है। बच्चों, कभी भी आपसे पूछा जाता है कि शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार के जो भी संख्याएं हैं वो परिमेय हैं या अपरिमेय हैं, तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो शांत दशमलव प्रसार होगा और जो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा ये आपका जो है परिमेय संख्या देगा। तो दूसरी बात क्या निकल के आती है बेटा कि अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, बेटा ये परिमेय संख्या दे रहा तो ये कैसा देता है, अपरिमेय संख्याएं देता है, अपरिमेय संख्या के रूप का होता है। तो हम लोग यहां से इतनी बात क्लियर हो गई। बेटा दशमलव प्रसार हमारा जो डेसिमल और फ्रैक्शन का पोर्शन था तो पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग वास्तविक संख्याओं का सेकंड डिवीजन जो हमने किया था, और सेकंड डिवीजन हमारा क्या था, पूर्णांक। तो पूर्णांक के भाग पर चर्चा करेंगे। तो बच्चों अब हम लोग बात करेंगे पूर्णांक की। तो मैंने जैसा कि पहले आपको बताया कि पूर्णांक क्या कहाँ से कहाँ तक होंगे, तो मैंने आपसे कहा कि माइनस इन्फानाइट से लेके पूर्णांक कहाँ तक होंगे, प्लस इन्फानाइट तक होंगे। और पूर्णांक क्या होते हैं, तो हम कहेंगे पूर्ण अंक होते हैं, जिसमें पूरे के पूरे अंक हमको प्राप्त होंगे, पूर्ण अंक होंगे। नंबर लाइन बना लेते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे तो आपका 0 हो जाएगा, ये आपका प्लस का 1 हो गया, प्लस का 2 हो गया, प्लस का 3 हो गया, एंड सो ऑन इन्फानाइट है। ये आपका बेटा -1 हो गया, ये -2 हो गया, ये -3 हो गया, एंड सो ऑन, ये आपकी माइनस इन्फानाइट हो गई। तो बेटा यहाँ पे देखेंगे ये सारे के सारे पूर्ण अंक हैं, ठीक बात है। यहाँ से पूरी इस बात को, यहाँ से लेके यहाँ तक की बात को अगर समझने का प्रयास करेंगे तो देखिए +1 है, +2 है, +3 है, एंड सो ऑन इन्फानाइट है। तो बेटा इसको हम लोग कहते हैं धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। और इंग्लिश में इसी को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, इंग्लिश में इसी को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। बेटा यहाँ की बात कर लें, -1 से लेके माइनस इन्फानाइट के बीच की जो संख्याएं होती हैं इन्हें हम कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, इन्हें हम लोग कहते हैं बेटा ऋणात्मक पूर्णांक। यानी कि इंग्लिश में अगर इसी बात को लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे निगेटिव इंटीजर, इसी बात को लिखेंगे निगेटिव इंटीजर। अब थर्ड चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, 0 छूट रहा है ना, 0 आपको बच्चे छूट रहा है ना। 0 बेटा जो नेचर होता, जो 0 की जो प्रकृति होती है बच्चे, वो उदासीन होती है,
जीरो की जो प्रकृति होती है वो उदासीन होती है। उदासीन होने का मतलब क्या है? जीरो ना ही धनात्मक पूर्णांक है तथा न ही ऋणात्मक पूर्णांक है। यानी यहां से हम क्या कह सकते हैं कि जीरो जो है ना ही धनात्मक पूर्णांक है और ना ही जीरो क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक है। जीरो का जो नेचर होता है, जीरो की जो प्रकृति होती है वो न्यूट्रल होती है। जीरो का जो प्रकृति होती है, जो नेचर होता है वो न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। अब प्यारे साथी एक बात को समझने का प्रयास करेंगे। ये ऋणात्मक पूर्णांक हो गए, ये आपके धनात्मक पूर्णांक हो गए। एक से लेके इनफाइनाइट तक आपका जो हो गया वो आपका हो गया है धनात्मक पूर्णांक। अब आगे की बात करें बेटा, धनात्मक पूर्णांक की बात हो गई। अब यहीं से एक चीज समझने का प्रयास करिएगा कि प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृत संख्याएं जिनको हम लोग बोलते हैं, प्राकृत संख्याएं जिनको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। और किसी किसी पुस्तक में आपको यहीं पे प्राकृत संख्या की जगह प्राकृतिक संख्या भी लिखा हुआ मिलेंगे। तो हम बेटा हाई स्कूल पढ़ रहे हैं तो एक बेसिक डेफिनेशन पूरी नहीं लिखेंगे। हम लोग कहेंगे कि प्राकृत संख्याएं क्या होती, नेचुरल नंबर्स क्या होते, तो हम लोग कहेंगे ऐसी संख्याएं जिनका प्रयोग गणना करने के लिए किया जाता है, काउंटिंग करने के लिए किया जाता है, उनको हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। अब किसी भी चीज़ की गणना शुरू करते हैं जीरो से तो शुरू नहीं करते। हम गणना करने के लिए इस्तेमाल किससे करते हैं? वन से यूज करते हैं। तो प्राकृत संख्याओं को बेटा डिनोट कैपिटल एन से किया जाता है और ये वन से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक जाती हैं। हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो हमारा वन है ना, ये सबसे छोटा प्राकृत नंबर है, सबसे छोटा प्राकृत संख्या। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या जो है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या वो एक है। अगर आपसे कभी कोई पूछता है कि प्राकृत संख्याओं की संख्या कितनी होती है, तो प्राकृत संख्याओं की संख्या अनंत होती है। हम इनफाइनाइट के जस्ट पहले वाली प्राकृत संख्या तो बता नहीं सकते कौन सी है। तो इसीलिए अगर कोई संख्या आपसे पूछता है कि प्राकृत संख्याओं की संख्या कितनी होती है, तो हम बताएंगे कि इसकी संख्या जो होती है वो अनंत होती है। अब एक छोटी सी बात समझने का मेरी प्रयास करिएगा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। जो बेटा धनात्मक पूर्णांक हैं और जो हमारी प्राकृत संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर प्राकृत संख्याएं भी हमारी एक से स्टार्ट हो रही हैं और अनंत तक जा रही हैं, और जो हमारे धनात्मक पूर्णांक है वो भी एक से स्टार्ट हो रहे हैं और अनंत तक जा रहे हैं। तो हम अगर ध्यान से देखें या समझने का प्रयास करें तो हम कह सकते हैं कि धनात्मक पूर्णांक और प्राकृत संख्याएं दोनों एक ही हैं। लेकिन बच्चे जब आर्यभट्ट साहब ने खोज कर दी जीरो की, तो फिर ये प्राकृत संख्याओं में तो जीरो को रखा नहीं जा सकता था। तो एक नए तरीके की संख्या को लिखा गया और उस संख्या को हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या, यानी कि होल नंबर। अब होल नंबर की जब आपने बात की, होल नंबर की जब बात की, तो इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? डब्ल्यू से किया जाता है, रिप्रेजेंट डब्ल्यू से किया जाता है। और जो प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं होती हैं, उनमें और प्राकृत संख्याओं में अंतर क्या होता है? तो हमने आपको बताया प्राकृत संख्याएं एक से शुरू होती हैं और इनफाइनाइट पे खत्म होती हैं। लेकिन आर्यभट्ट साहब ने जीरो की खोज कर दी। तो बेटा पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें प्राकृत संख्याओं के संग्रह में ही या प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में ही जोड़ लिया जाता है शून्य को, या प्राकृत संख्याओं के साथ में शून्य को भी रख लिया गया। तो हम लोग यहां से कहते हैं कि W इक्वल टू जो होगा, या W के सेट में जो होगा वो 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट होगा। अब यहां पे बेटा ध्यान देंगे कि जीरो जो है ये सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो हम लोग कहेंगे सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो आप कहेंगे सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो होती है। सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या होगी वो जीरो होगी। और दूसरी चीज है कि अगर आपसे कभी पूछा जाता है कि पूर्ण संख्याओं की संख्या कितनी होगी, तो हम कहेंगे पूर्ण संख्याओं की जो संख्या होगी वो भी अनंत होगी, इनफाइनाइट होगी। रीजन फिर से वही आएगा कि इनफाइनाइट के जस्ट पहले वाला नंबर तो हम फाइंड आउट कर नहीं सकते, या हमको ज्ञात तो है नहीं। अब जब नहीं जानकारी में है तो हम क्या कहेंगे? इनफाइनाइट नंबर्स हैं। तो इतनी बात आई होप क्लियर होगी। अब हम लोग दूसरे
अगर पहलू को देखने का प्रयास करें तो हमने कहा जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं वही प्राकृत संख्याएं हैं। अगर धनात्मक पूर्णांक में ही हम शून्य के संग्रह को भी शामिल कर लें तो वही तो हमारी पूर्ण संख्याएं होंगी। और जो हमारी प्राकृत संख्याएं हैं 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, अगर इस बात को समझने का हम प्रयास करें, अगर यहीं से एक बात को समझने का प्रयास करें, मैं इसको इरेज कर देता हूं, फिर आप देखिए। तो यहीं से बेटा हमारे पास निकल के क्या क्या आ सकता है, यहीं से हम लोग के पास सम संख्याएं निकल के आएंगी, यहीं से हमारे पास बेटा विषम संख्याएं निकल के आएंगी, यहीं से हमारे पास भाज्य संख्याएं भी निकल के आएंगी, यहीं से हमारे पास अभाज्य संख्याएं भी निकल के आएंगी। तो की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। आपको अगर कहीं भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे की क्लास कल होगी। थैंक यू।